चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व के नक्शे पर अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में। हाँ बिल्कुल। और देशांतर के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो मतलब संक्षेप में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और महाद्वीपों के संदर्भ में हमेशा के दक्षिणी हिस्से में है। सही कहा। और इसी वजह से भारत को अक्सर मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र भी कहते हैं। अच्छा, और इस उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश भी शामिल है ना? जी हाँ, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स भी आते हैं। ठीक है। अब अगर इसके आकार मतलब एरिया की बात करें तो वो कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है भी, लेकिन अगर दुनिया के कुल जमीनी हिस्से से तुलना करें तो ये सिर्फ 2.4% है। सिर्फ 2.4% जमीन, लेकिन इस पर दुनिया की इतनी बड़ी आबादी रहती है। वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से हम दुनिया में कौन से नंबर पर आते हैं? हम 7वें स्थान पर हैं। हमसे बड़े जो देश हैं वो हैं रूस, कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये क्रम याद रखना जरूरी है। और जैसा कि आपने आबादी की बात की, उसमें तो हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। दशकों से हम सुनते आए कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है, चीन के बाद। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की लगभग 17.5% आबादी भारत में रहती थी। सही, लेकिन अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई, UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट ने क्या कहा? उस रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की आबादी चीन से आगे निकल गई है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। मतलब 2.4% जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। अच्छा, अब इस विशाल देश के विस्तार की बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? अगर हम उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखें तो भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। ये दोनों दूरियां लगभग बराबर सी हैं, जो भारत के काफी संतुलित आकार को दिखाती हैं। बिल्कुल। अब इस विस्तार को थोड़ा और तकनीकी नजरिए से देखते हैं, अक्षांश और देशांतर के पैमाने पर। हाँ, ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर किसी भी जगह की सटीक लोकेशन बताती हैं। सही। तो जो आड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश यानी लैटिट्यूड, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। और 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कौन सी है? वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, जी, जो हमारे देश के मौसम और जलवायु पर गहरा असर डालती है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। और देशांतरीय विस्तार? वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि अक्षांश के दोनों नंबर उत्तरी हैं और देशांतर के पूर्वी। ये इस बात को पक्का करता है कि भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भारत के सबसे दूरस्थ बिंदुओं की, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स की। हाँ। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास है। और सबसे दक्षिणी बिंदु को लेकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या वो कन्याकुमारी है? ये एक आम सवाल है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछें तो जवाब है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी में। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का पूछें, जिसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं, तब जवाब बदल जाता है। वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है? ये निकोबार द्वीप समूह में है। इसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते थे। ये बहुत जरूरी अंतर है। और पूर्व और पश्चिम के सिरे? सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबिथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात के कच्छ में गुहार मोती। ठीक है, अब सीमाओं पर आते हैं। भारत की जमीनी सीमा मतलब लैंड बाउंड्री, उसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। ये बहुत विशाल है। और तटीय रेखा यानी कोस्टलाइन, मैंने सुना इसमें एक बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है।
पुरानी जानकारी के अनुसार द्वीपों को मिलाकर भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर बताई जाती थी। हाँ, यही आंकड़ा किताबों में मिलता है। पर अब नई सैटेलाइट तकनीक से दोबारा गणना हुई है। 29 अप्रैल 2025 की सरकारी जानकारी के अनुसार भारत की कुल तटीय रेखा की नई लंबाई है 11,998.81 किलोमीटर। अरे वाह, लगभग 12,000 किलोमीटर। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इसका मुख्य कारण है कि नई तकनीक से हर छोटी से छोटी खाड़ी और हर द्वीप को सटीकता से मापा गया है। और राज्यों में गुजरात की तटरेखा अभी भी सबसे लंबी है। अच्छा, और एक लंबी तटरेखा का मतलब है एक विशाल समुद्री क्षेत्र। तो समुद्र में हमारे अधिकार कहाँ तक है? इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और दूरी मापने के लिए यहाँ नॉटिकल मील का इस्तेमाल होता है। एक नॉटिकल मील मतलब लगभग 1.852 किलोमीटर है ना? सही। तो पहला क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी। ये तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है। इस पर हमारा पूरा अधिकार होता है। बिल्कुल, जैसा जमीन पर होता है वैसा ही सारे कानून लागू होते हैं। इसके बाद आता है संलग्न क्षेत्र यानी कंटीगियस जोन, जो प्रादेशिक सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील तक होता है। यहाँ अधिकार कुछ कम हो जाते होंगे। हाँ, यहाँ भारत को सीमा शुल्क वसूलने, साफ सफाई के नियम लागू करने और अप्रवासन से जुड़े मामलों में कार्रवाई का अधिकार है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे EEZ कहते हैं। यह तट से 200 नॉटिकल मील तक फैला है। 200 नॉटिकल मील। यहाँ क्या अधिकार मिलते हैं? यहाँ भारत को सभी आर्थिक अधिकार मिलते हैं, जैसे मछली पकड़ना, समुद्र तल से खनिज, तेल और गैस निकालना और वैज्ञानिक अनुसंधान करना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही है। बिल्कुल। अब जमीन पर वापस आते हैं और बात करते हैं कर्क रेखा की। हाँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। और कर्क रेखा की ही तरह एक देशांतर रेखा भी है जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी मानक समय रेखा। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है। और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये रेखा उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से गुजरती है। इसी वजह से हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। सही। और ये मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर जाती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब कुछ प्रमुख जलमार्गों की बात करते हैं, जैसे कि चैनल्स और जल संधियां। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को हमारे पड़ोसी देश मालदीव से अलग करता है। तो ये एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हुई। और 9 डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के भीतर ही है। ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी मुख्य द्वीपों से अलग करता है। और सबसे प्रसिद्ध 10 डिग्री चैनल? हाँ, 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अच्छा, इसके अलावा ग्रेट चैनल और पाक जल संधि भी है? ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है। और पाक जल संधि मतलब पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आखिर में हमारे पड़ोसी देशों पर एक नजर डालते हैं। सबसे लंबी जमीनी सीमा हम किस देश के साथ साझा करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं चीन या पाकिस्तान, लेकिन असल में ये बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर लंबी। और सबसे छोटी? हमारी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, डूरंड लाइन पर, जो सिर्फ 106 किलोमीटर है। पर वो क्षेत्र तो अभी हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं है ना? सही कहा। ये लद्दाख के उस हिस्से में पड़ती है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी POK, मोहन लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे 2 हिमालयी पड़ोसियों की बात करते हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इससे हमारे 5 राज्य लगते हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिल्कुल। और भूटान, जिसकी राजधानी थिम्फू है, उससे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। पूर्व की ओर बढ़ें तो म्यांमार आता है। हाँ, म्यांमार, जिसकी राजधानी नेपिडो है। भारत के 4 पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इससे सीमा साझा करते हैं।
और अंत में दक्षिण में हमारा समुद्री पड़ोसी श्रीलंका। हाँ, जो पाक जल संधि द्वारा हमसे अलग होता है। इसकी प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारत का भौतिक विभाजन। जी, तो अगर हम भारत की भौतिक संरचना को देखें, मतलब कि उसकी बनावट और धरातल को, तो इसे मुख्य तौर पर 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 प्रदेशों में, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले तो उत्तर में हमारी विशाल पर्वत श्रृंखला है, हिमालय। हाँ, फिर उसके ठीक नीचे उत्तर का विशाल मैदान। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, थार रेगिस्तान। हाँ वही। और फिर समुद्र के किनारे के तटीय मैदान, और आखिर में हमारे द्वीप समूह। अच्छा, तो ये 6 मुख्य हिस्से हो गए। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये जानना काफी दिलचस्प होगा। हाँ, ये आंकड़े अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा करीब 43% हिस्सा मैदानी है। 43%? मतलब देश का लगभग आधा हिस्सा मैदान है। बिल्कुल। उसके बाद पठारी क्षेत्र आता है, लगभग 27.7%। फिर पहाड़ियां हैं करीब 18.6% पर, और ऊंचे पर्वत सिर्फ 10.7% हिस्से में है। समझ गया। हिमालय का निर्माण ये बना कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। बहुत ज्यादा। इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 200 मिलियन वर्ष पहले। 20 करोड़ साल पहले। हाँ, तब सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस एक विशाल महाद्वीप को पैंजिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसे पैंथलासा कहते थे। फिर हुआ ये कि पैंजिया 2 बड़े हिस्सों में टूट गया। अच्छा। जो उत्तरी भाग था उसे अंगारा लैंड या लुरेशिया कहा गया। इसी से आज का उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। और दक्षिणी भाग? वो था गोंडवाना लैंड। इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और हमारा भारतीय प्रायद्वीप शामिल था। तो मतलब भारत का ये दक्षिणी हिस्सा कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था? हाँ, और इन दोनों बड़े भूखंडों के बीच एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। और यहीं से हिमालय की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग था वो गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर खिसकने लगा और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया, जो अंगारा लैंड का हिस्सा थी। एकदम सही। और इस जबरदस्त टक्कर की वजह से दोनों प्लेटों के बीच जो थेथिस सागर था उसमें जमा हुआ मलबा, मतलब करोड़ों सालों की मिट्टी और चट्टानें, वो सिकुड़कर ऊपर उठने लगी। हाँ, वो सिकुड़कर ऊपर उठ गईं और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय का जन्म हुआ। इसीलिए इसे नवीनतम मोड़दार पर्वत या यंग फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जी, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इसीलिए हिमालय की ऊंचाई अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। वाह, हिमालय का विभाजन, इसे समझने के लिए कैसे बांटा गया है? इसे समझने के 2 मुख्य आधार हैं। एक तो हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी श्रेणियों के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन, जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर किया गया है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है ना? हाँ, लगभग 2500 किलोमीटर। अच्छा। और इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है, करीब 400 किलोमीटर, जो पूर्व तक आते आते सिर्फ 160 किलोमीटर रह जाती है। और औसत ऊंचाई? औसत ऊंचाई करीब 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर। श्रेणियों के आधार पर विभाजन उत्तर से दक्षिण वाला। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए हिमालय में 4 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं। 4 श्रृंखलाएं? हाँ, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में वृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री यानी बर्फ का घर। बिल्कुल। फिर आता है लघु या मध्य हिमालय, और सबसे आखिर में दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, इसका नाम तो सुना है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, सही कहा? हाँ बिल्कुल। और भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी श्रेणी में है। लेकिन वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में है। जी, K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम में कुछ बहुत बड़े ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो। सियाचिन जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। हाँ, काराकोरम के दक्षिण में फिर लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी की क्या खास बात है? यहाँ दुनिया की सबसे तेज ढलान वाली चोटी है, राकापोशी। अच्छा, राकापोशी।
और लद्दाख के दक्षिण में? लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। ये बहुत अहम जानकारी है। अब आते हैं वृहद हिमालय पर, यानी ग्रेट हिमालयस पर। जी, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक है। और दुनिया की सारी ऊंची चोटियां यही हैं? लगभग सारी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी सब इसी का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, है ना? हाँ, सागर माथा। और तिब्बत में चोमुलुंगमा। और कंचनजंगा, ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, अगर हम केटू को छोड़ दें तो। बिल्कुल सही। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है। अब वृहद हिमालय के दक्षिण में आता है लघु या मध्य हिमालय। जी, लेसर हिमालयस। इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं जो याद रखने बहुत जरूरी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में इसे महाभारत श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, और जितने भी हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मनाली, मसूरी, वो सब यही हैं? हाँ, ज्यादातर प्रमुख हिल स्टेशन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और जो खूबसूरत घाटियां हैं जैसे कश्मीर घाटी या कुल्लू घाटी, वो वृहद और लघु हिमालय के बीच में ही स्थित हैं। समझ गया। अब सबसे आखिरी और सबसे नई श्रृंखला शिवालिक या बाहरी हिमालय, ये सबसे कम ऊंची है। इसकी खासियत है यहाँ पाए जाने वाले घास के मैदान, जिन्हें दून और द्वार कहते हैं। एकदम सही। पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। अच्छा, इन श्रेणियों के बीच में जो विभाजन क्षेत्र हैं, उनके भी कुछ नाम हैं? हाँ, उनके कुछ तकनीकी नाम है। जैसे ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच सचर जोन है। और वृहद और मध्य हिमालय के बीच? उसके बीच है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य और शिवालिक के बीच मेन सीमांत दर्रा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण का विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जी, ये विभाजन पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों को सीमा मानकर किया गया है। तो इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें 4 हिस्से हैं। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये कौन सी नदियों के बीच है? ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है, करीब 560 किलोमीटर लंबा। और इसकी खासियत? यहाँ केसर मतलब जाफरान की खेती बहुत होती है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है कुमायूं हिमालय। ये सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है, लगभग 320 किलोमीटर। तो उत्तराखंड का ज्यादातर हिस्सा इसी में आता होगा, नंदा देवी, केदारनाथ जैसी चोटियां। हाँ बिल्कुल, ये सब कुमायूं हिमालय में ही है। इसके बाद तीसरा है नेपाल हिमालय। ये काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है और ये सबसे लंबा है, करीब 800 किलोमीटर। और सबसे ऊंचा भी यही होगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट यही है। जी, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी नेपाल हिमालय में आती हैं। और सबसे पूर्वी हिस्सा? वो है असम हिमालय। ये तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ब्रह्मपुत्र जिसे अरुणाचल में दिहांग भी कहते हैं। हाँ, दिहांग तक। इसकी लंबाई करीब 720 किलोमीटर है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। पर्वत, पहाड़ और पठार हमेशा बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनमें असल में फर्क क्या होता है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी काफी सीधा है। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि पहाड़ छोटे होते हैं और पर्वत बड़े। अच्छा। एक पैमाना है। अगर कोई भूभाग 600 मीटर या कह लीजिए 2000 फीट से कम ऊंचा है तो उसे पहाड़ कहते हैं, और अगर उससे ज्यादा ऊंचा है तो वो पर्वत है। ओके। इसीलिए तो पर्वतों की चोटियां अक्सर बर्फीली होती हैं। और पठार तो एक मेज जैसा होता है, मतलब जमीन से उठा हुआ पर ऊपर से एकदम समतल। ठीक है, ये फर्क एकदम साफ हो गया। तो चलिए भारत के पर्वतीय भूगोल का ये सफर शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर से करें? हाँ, पूर्वोत्तर से शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। यहाँ दफला, मिरी, अबोर और मिश्मी जैसी प्रमुख पहाड़ियां हैं, और मैंने सुना है कि इन पहाड़ियों के नाम में एक दिलचस्प बात छिपी है। बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि ये नाम वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे डफला पहाड़ियों में डफला जनजाति रहती थी, जिन्हें अब नीशी जनजाति भी कहते हैं।
इसी तरह मीरी को अब मिशिंग और अबोर जनजाति को आदि जनजाति के नाम से जाना जाता है। वाह। और मिश्मी पहाड़ियां इस श्रृंखला का सबसे पूर्वी हिस्सा हैं। यहाँ पर हिमालय एक बहुत ही तेज एक दक्षिणी मोड़ लेता है। दक्षिणी मोड़। हाँ, इसे सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। और इसी मोड़ के बाद से पटकाई बूम श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। बिल्कुल एक प्राकृतिक दीवार की तरह। अरुणाचल के बाद नागालैंड की बात करते हैं, वहां क्या खास है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। ये लगभग 3826 मीटर ऊंची है और ठीक भारत म्यांमार की सीमा पर है। और यहाँ नागा हिल्स भी हैं, जिनका नाम भी जाहिर है नागा जनजाति के नाम पर ही है। और मणिपुर की पहाड़ियों की क्या खासियत है? मणिपुर में लेमेटोल और मणिपुर हिल्स प्रमुख हैं। ये लोकटक झील और जो मशहूर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है उसके पास है। असल में ये कई पहाड़ियों का एक समूह है जो इम्फाल घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अच्छा, और मिजोरम और त्रिपुरा का क्या? मिजोरम में आपको लुसाई पहाड़ियां मिलेंगी, जिन्हें मीजो हिल्स भी कहते हैं। अच्छा। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है फवंगपुई। इसका एक बहुत सुंदर नाम भी है, नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। हाँ। और त्रिपुरा में जम्पुई हिल्स, 18 मुरा और बोडोमुड़ा पहाड़ियां हैं जो प्रमुख हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। असम में मुख्य रूप से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, मिकिर, रेंगमा और बराइल। हाँ। मिकिर पहाड़ियों को अब कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां भी कहते हैं। अच्छा, ये कार्बी जनजाति की वजह से। सही पकड़ा। और मेघालय में तो वो प्रसिद्ध तिकड़ी है, गारो, खासी और जयंतियां, पश्चिम से पूर्व की ओर इसी क्रम में। हाँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश का राज भी तो इन्हीं पहाड़ियों में है। हाँ, गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है और खासी की लुमशिलांग। और दुनिया की जो सबसे नम जगहें हैं, चेरापूंजी और मासिन राम, वो खासी पहाड़ियों में ही तो है। कमाल है। तो चलिए अब पूर्वोत्तर से भारत के मध्य भाग की ओर आते हैं। अरावली पर्वतमाला, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। हाँ, ये एक तरह से बुजुर्ग पर्वत है। अब ये एक अवशिष्ट पर्वत है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक करीब 670 किलोमीटर में फैला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? वो है गुरु शिखर, जो माउंट आबू राजस्थान में है, 1722 मीटर ऊंची। और एक मजेदार बात, दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी श्रृंखला की रायसीना पहाड़ी पर बना है। अरे वाह, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। अच्छा, अरावली के बाद विंध्य और सतपुड़ा का जिक्र आता है। कहते हैं ये भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटते हैं। हाँ, ये एक तरह से भौगोलिक विभाजक है। विंध्य पर्वतमाला एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसका मुख्य विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर या गुडविल पीक। और इसी का विस्तार बिहार और झारखंड तक है। हाँ, बिहार में कैमूर पहाड़ी और झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी इसी श्रृंखला का विस्तार है। और सतपुड़ा, वो भी एक ब्लॉक पर्वत है? बिल्कुल, सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के ठीक बीच में है। इसे हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पश्चिम में राजपीपला, बीच में महादेव और पूर्व में मैकाल। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1352 मीटर्स, जो महादेव पहाड़ियों में है। अच्छा, और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना? हाँ, रहता है। देखिए, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में अमरकंटक को सही मान लिया जाता है अगर बदरगढ़ विकल्प में ना हो। ठीक है, ये जानना जरूरी था। इसी क्षेत्र में गिर और अजंता की पहाड़ियां भी है ना? हाँ, गिर पहाड़ियां गुजरात में है और वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका एकमात्र घर। और अजंता पर्वत श्रेणी की एक खास पहचान ये है कि वो पूरी की पूरी सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। अब भारत के तटीय पर्वतों की बात करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये दोनों विशाल श्रृंखलाएं आकर मिलती कहाँ हैं? ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलती हैं, पर दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क है। पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है। और पूर्वी घाट? पूर्वी घाट नदियों की वजह से जगह जगह से कटा हुआ है, टूटा फूटा या कह सकते हैं असंतत है। तो पहले पश्चिमी घाट के बारे में बताइए, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। हाँ, क्योंकि ये जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 6 राज्यों में फैला है
और पूरे दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, 2695 मीटर। ये कौन सी पहाड़ियों में है? ये केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। परीक्षा के नजरिए से मैंने सुना है पश्चिमी घाट की चोटियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम बहुत पूछा जाता है। बिल्कुल, ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे उत्तर में महाराष्ट्र में है सालेर, कलसूबाई और महाबलेश्वर। ठीक है। फिर कर्नाटक में कुद्रेमुख और मुल्लयनगिरी। इसके बाद तमिलनाडु में नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा। और सबसे आखिर में सबसे दक्षिण में केरल में आती है अन्नाईमुडी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में है। और फिर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ। ये वो बहुत काम की जानकारी है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला है और इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से कम है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ भी थोड़ा मतभेद है शायद। हाँ, यहाँ ज्ञान अपडेट हुआ है। नए आंकड़ों के हिसाब से आंध्र प्रदेश की जिंदागड़ा चोटी, जो 1690 मीटर है, सबसे ऊंची है। लेकिन पुरानी किताबों और कई परीक्षाओं में अब भी ओडिशा की महेंद्रगिरी यानी 1501 मीटर को ही सर्वोच्च चोटी माना जाता है। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? इसकी शुरुआत होती है ओडिशा की गड़ीजात और महेंद्रगिरी पहाड़ियों से। फिर आता है आंध्र प्रदेश, जहां जिंदागड़ा, नल्लामाला, पालकोंडा और शेषाचलम जैसी पहाड़ियां हैं। शेषाचलम, जहां तिरुपति मंदिर है। वही। और सबसे आखिर में तमिलनाडु में जवादी, शेवराय और शेरुमलाई पहाड़ियां हैं। अंत में भारत के जो द्वीप समूह हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में भी जान लेते हैं। जरूर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 732 मीटर ऊंची है और उत्तरी अंडमान में है। और लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की सबसे ऊंची जगह है नार्चो, जो अगाती द्वीप पर स्थित है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह विशाल मैदान बना कैसे। मेरा मतलब है हिमालय के बनने के बाद वहां से निकलने वाली नदियों ने लाखों सालों तक मिट्टी जमा की। बिल्कुल, और इसी प्रक्रिया को अवसाधन या डिपोजिशन कहते हैं। देखिए, मुख्य रूप से 3 बड़ी नदी प्रणालियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इन्हीं तीनों ने इस मैदान का निर्माण किया है। अच्छा। और ये कोई छोटा मोटा मैदान नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, जो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ। इसकी लंबाई करीब 2400 से 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। तो ठीक है, अब इसकी बनावट को समझते हैं। मतलब इसे संरचना के आधार पर कैसे बांटा गया है? भौगोलिक बनावट के हिसाब से देखें तो इसे 4 मुख्य भागों में बांटा गया है: भाभर, तराई, बांगर और खादर। यहाँ से बहुत दिलचस्प हो जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। भाभर, ये क्या है? जब नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं ना, हाँ। तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ जमा कर देती हैं। बस यही क्षेत्र भाबर कहलाता है। अच्छा। ये करीब 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। और इसकी मिट्टी की एक खास बात है ना? हाँ, इसकी मिट्टी छिद्र युक्त होती है, मतलब पोरस। इसलिए छोटी नदियां तो पत्थरों के नीचे गायब भी हो जाती हैं, सतह पर दिखाई नहीं देती। तो ये इलाका खेती के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मतलब नदियाँ सचमुच में गायब हो जाती हैं। तो फिर वो वापस कहाँ आती हैं? वो भाभर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र में फिर से सतह पर आ जाती है। अच्छा, तराई में? हाँ, ये 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है और यहाँ की भूमि, क्योंकि पानी वापस सतह पर आ रहा है, तो बहुत दलदली और नम होती है। और बहुत उपजाऊ भी होती होगी। बहुत ज्यादा उपजाऊ। ये क्षेत्र घने जंगलों से भरा है और धान, गन्ना और गेहूं जैसी फसलों के लिए तो मतलब उत्तम है। ठीक है, तो भाबर हो गया, फिर तराई। अब आते हैं बांगर और खादर पर। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। देखिए, ये दोनों जलोढ़ मैदान का ही हिस्सा हैं, बस मिट्टी की आयु के आधार पर इन्हें बांटा गया है। मिट्टी की उम्र? हाँ, बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये बाढ़ के मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए यहाँ हर साल नई मिट्टी नहीं पहुंच पाती। तो ये खादर से कम उपजाऊ होगा? बिल्कुल, ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है और इसमें चूनेदार कंकड़ भी पाए जाते हैं। अच्छा, तो खादर इसका ठीक उल्टा है। एग्जैक्टली। खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। यहाँ हर साल बाढ़ का पानी आता है और मिट्टी की एक नई उपजाऊ परत बिछा देता है। सही पकड़ा। इसीलिए ये बहुत उपजाऊ होता है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आपको यही खादर मैदान मिलेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हुआ। बांगर मतलब पुराना, खादर मतलब नया। अच्छा, जब नदी अपने सफर के अंत में मतलब समुद्र में मिलने वाली होती है तब क्या होता है? हमने डेल्टा के बारे में सुना है। हाँ, तो जब नदी अपनी वृद्धावस्था में पहुंचती है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, थक जाती है, कह सकते हैं। तो वो अपने साथ लाई हुई महीन मिट्टी और गाद को मुहाने पर ही जमा कर देती है। इसी त्रिभुजाकार स्थलाकृति को डेल्टा कहते हैं। तो क्या हम इसे खादर का ही विस्तार मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे खादर का ही विस्तार माना जाता है। यहाँ की भूमि भी दलदली होती है और यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे हमारा सुंदरबन डेल्टा। बिल्कुल, भारत का सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, ये तो हुई संरचना की बात। अब देखते हैं कि इन मैदानों को प्रदेशों के हिसाब से कैसे बांटा गया है। हाँ, प्रादेशिक आधार पर भी इसे 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पंजाब व हरियाणा के मैदान, फिर गंगा के मैदान, राजस्थान के मैदान और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान। चलिए पंजाब के मैदान से शुरू करते हैं। यहाँ दोआब शब्द बहुत सुनने को मिलता है, इसका क्या मतलब है? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो मतलब दो और आब मतलब पानी या नदी। अच्छा, तो पंजाब के मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज इनके द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ कई प्रमुख दोआब हैं, जैसे चिनाब और झेलम के बीच है चास दोआब, चास दोआब। रावी और चिनाब के बीच है रचना दोआब, ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब। ये नाम तो नदियों के नाम से ही बने लगते हैं। हाँ, यही तो खास बात है। ब्यास और सतलुज के बीच बिस्त दोआब और झेलम और सिंधु के बीच सिंधु सागर दोआब। ये तो बहुत दिलचस्प है। आप गंगा के मैदान पर आते हैं, ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, ये बहुत विशाल है, इसलिए इसे 3 उपभागों में बांटा गया है। 3 भागों में? जी, उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अच्छा, तो उच्च गंगा का मैदान कौन सा इलाका हुआ? ये पश्चिमी भाग है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका आता है। और मध्य गंगा का मैदान? इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र आता है और यहीं पर कोसी नदी बहती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। जी, क्योंकि वो इसी क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण है। और निम्न गंगा का मैदान? ये सबसे पूर्वी भाग है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित है। समझ गए। अब राजस्थान के मैदानों की क्या विशेषता है? ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यहाँ 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। 2 भाग मतलब? एक तो है पश्चिमी भाग जो पूरी तरह रेतीला और मरुस्थलीय है, जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। थार मरुस्थल? हाँ, और एक मजेदार बात यह है कि ये विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। अच्छा। और दूसरा भाग, पूर्वी भाग, राजस्थान बांगर कहलाता है और वो अपेक्षाकृत उपजाऊ है। यहाँ की कोई खास नदी? हाँ, यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है और सांभर जैसी खारे पानी की झीलें भी यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और अंत में सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान। जी, ये मुख्य रूप से असम राज्य में फैला है। और इसका निर्माण जाहिर है ब्रह्मपुत्र नदी ने किया होगा। हाँ, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो फसलें भी उसी हिसाब से होती होंगी। बिल्कुल। चावल और जूट यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। मैंने सुना है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी यही है। आप माजुली की बात कर रही हैं? हाँ, माजुली। जी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पठार आखिर होता क्या है। सही। देखिए, पठार एक ऊंची और ज्यादातर समतल जमीन होती है। मतलब ये मैदान से तो ऊंचा होता है लेकिन किसी पर्वत की तरह नुकीला नहीं। अच्छा, तो इसे एक ऊंचा समतल मैदान कह सकते हैं। बिल्कुल। और भारत का ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये गंगा यमुना के मैदानों के दक्षिण में है। भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में। इसका आकार भी एक त्रिभुज जैसा है ना, और ये बहुत पुराना है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। जी, ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। तो चलिए इस विशाल पठार की यात्रा शुरू करते हैं, सबसे पहले मालवा के पठार से। ठीक है, तो मालवा का पठार जो है वो मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है। और परीक्षा के हिसाब से देखें तो इसकी लोकेशन जरूरी है। ये अरावली और विंध्याचल के बीच में पड़ता है। सही। और इसकी सबसे खास बात है इसका निर्माण
ये ज्वालामुखी लावा से बना है। लावा से? अच्छा, इसीलिए यहाँ बेसाल्टिक चट्टानें मिलती हैं। हाँ, और एक और मजेदार बात, राजस्थान में इसी पठार को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। और लावा की वजह से ही यहाँ की मिट्टी भी खास होगी। बिल्कुल, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए आप जानते ही हैं बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और नदियाँ? यहाँ की प्रमुख नदियां हैं चंबल, बेतवा और शिप्रा। ठीक है, तो मालवा के बाद अब आता है बुंदेलखंड का पठार। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है। मैंने सुना ये इलाका अक्सर सूखाग्रस्त रहता है। हाँ, ये बात सही है। इसकी वजह यहाँ की चट्टानें हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। ओह, तो ये मालवा से बिल्कुल अलग है। जी, और लगातार कटाव के कारण यहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ और पथरीली हो गई है, उपजाऊ नहीं है ज्यादा। इसकी कोई खास पहचान, जैसे कोई ऊंची चोटी? हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। और नदियाँ? केन, बेतवा और धसान यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ लाल, काली और दोमट तीनों तरह की मिलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बघेलखंड के पठार की तरफ। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। हाँ, इसके बारे में बस इतना याद रखना काफी है कि ये मैकाल पर्वत श्रृंखला के पास है। और मिट्टी? यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। सोन और टोन्स यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पठार पर, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ से तो बहुत प्रश्न बनते हैं। बहुत ज्यादा। ये मुख्य रूप से झारखंड में है और यहाँ से याद रखने के लिए काफी कुछ है। जैसे कि? एक तो ये कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पठार है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। पारसनाथ? ये तो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल भी है। बिल्कुल, और स्वर्ण रेखा और दामोदर जैसी महत्वपूर्ण नदियां यहीं से निकलती हैं। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके खनिज। हाँ, खनिजों का भंडार, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। सही, रूर ऑफ इंडिया। और यहाँ की खदानें तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहुत ज्यादा। देखिए, ये सूची याद कर लेनी चाहिए। बताइए। जादूगोड़ा की खदान, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, यूरेनियम। फिर हजारीबाग और कोडरमा, ये अभ्रक यानी कि माइका के लिए। ओके। पलामू में चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। और सिंहभूम में लौ अयस्क और तांबा। सिंहभूम लौ अयस्क के लिए। और सबसे जरूरी दामोदर नदी घाटी, ये कोयले के लिए जानी जाती है। इसी घाटी को भी भारत का रूर कहते हैं ना? जी, झरिया, रानीगंज और बोकारो, ये सब प्रमुख कोयला क्षेत्र यही है। बहुत बढ़िया। तो छोटा नागपुर के बाद अगला है दंडकारण्य का पठार। हाँ, ये पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है, पर इसका कुछ हिस्सा ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज और यहाँ की प्रमुख नदी है इंद्रावती। इंद्रावती नदी। हाँ, इसी पर तो वो प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है। बिल्कुल, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अच्छा, और यहाँ खनिज कौन से मिलते हैं? यहाँ लौह अयस्क और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर पूर्व की ओर, मेघालय के पठार पर। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है ना? जी हाँ, ये राजमहल गारो दर्रे से मुख्य पठार से अलग होता है। और यहाँ की पहाड़ियाँ तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, गारो, खासी और जयंतिया, ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और सबसे ऊंची चोटियाँ? शिलोंग चोटी और नौकरेक चोटी। और सबसे दिलचस्प बात तो आप जानते ही हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। जी, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाले स्थान ये दोनों खासी पहाड़ियों पर ही स्थित हैं। अद्भुत। चलिए अब आते हैं भारत के सबसे बड़े पठारी क्षेत्र दक्कन के पठार पर। दक्कन का पठार, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला है। बहुत विशाल है ये। और इसका निर्माण भी ज्वालामुखी से ही हुआ है? हाँ, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुआ था और इस लावा से बने क्षेत्र को दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप? हाँ। और यहाँ भी फिर काली मिट्टी मिलती होगी? बिल्कुल, यहाँ के बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। दक्कन के पठार को भी तो कई हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, और परीक्षा के लिए इन्हें अलग अलग समझना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कर्नाटक का पठार।
इसकी सबसे ऊंची चोटी है मुलायनगिरी। और कुद्रेमुख भी यही है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सही। और बाबा बुदन की पहाड़ियां वो कॉफी के लिए जानी जाती हैं। कॉफी के लिए, अच्छा। हाँ। अगला है तेलंगाना का पठार। हाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोली गुट्टा और कृष्णा नदी इसे दक्षिण में रायलसीमा पठार से अलग करती है। और हैदराबाद शहर भी तो यही है। जी, हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, फिर आता है रायलसीमा का पठार, जिसे आंध्र प्रदेश का पठार भी कहा जाता है। ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब रेन शैडो रीजन। अच्छा, मतलब यहाँ बारिश कम होती है। बहुत कम। पेन्नार यहाँ की मुख्य नदी है और भारत का 90% से ज्यादा बेराइट्स यहीं पाया जाता है। वाह। और चौथा हिस्सा है महाराष्ट्र का पठार। हाँ, यानी दक्कन ट्रैप। ट्रैप एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब सीढ़ी होता है। सीढ़ी, वो क्यों? क्योंकि लावा की परतें यहाँ सीढ़ी जैसी दिखती हैं। इसे भारत की कपास पेटी भी कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। कलसूबाई, ठीक है। तो ये थे दक्कन के पठार के हिस्से। अब एक आखिरी सवाल जो अक्सर आता है वो है पठारों के क्रम को लेकर। हाँ, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। जी, तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम है सबसे पहले मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद बघेलखंड का पठार और अंत में छोटा नागपुर का पठार। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। ठीक है। और अगर कोई भोपाल से रांची तक सीधी रेखा में यात्रा करे तो वो सबसे पहले मालवा पठार को पार करेगा, फिर बघेलखंड पठार और अंत में छोटा नागपुर पठार पे पहुंचेगा। अब अगला चैप्टर देखते हैं, तटीय मैदान। बिल्कुल। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके दोनों किनारों पर, मतलब पूरब और पश्चिम में समतल जमीन की एक संकरी पट्टी है। वही हमारे तटीय मैदान है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में और दूसरी तरफ पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। और जहां तक मुझे याद है, इनके बनने के पीछे दो मुख्य वजह हैं। एक तो वो जो नदियां अपने साथ मिट्टी गाद लाती हैं, जिसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। हाँ। और दूसरा समुद्र की लहरों का एक्शन, जो किनारों पर मलबा जमा करती रहती हैं। एकदम सही। और इन्हीं दो वजहों से पता है भारत के दोनों तटों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, इसीलिए इसे आसानी से समझने के लिए हम इन्हें दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। मतलब एक तरह से ये दो तट, दो अलग शख्सियतें वाली कहानी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। ये दिलचस्प है। तो चलिए पहली शख्सियत से मिलते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान। हाँ, ये गुजरात से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी सबसे पहली पहचान तो यही है कि ये काफी संकरा है, कहीं कहीं तो सिर्फ 10 किलोमीटर चौड़ा। हाँ, और इसके संकरे होने के पीछे एक भूवैज्ञानिक कारण भी है। माना यह जाता है कि ये एक सबमर्जेंट यानी जलमग्न तट का उदाहरण है। सबमर्जेंट मतलब ये कि जमीन का एक हिस्सा समुद्र में धंस गया और इसी धसाव की वजह से ये तट काफी कटा फटा और गहरा है। अच्छा, तो इसी कटे फटे होने का फायदा हमें मिला होगा। मेरा मतलब है प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए ऐसी जगह तो बेहतरीन होती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी वजह से भारत के कुछ सबसे बेहतरीन और व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह जैसे मुंबई, कांडला और मर्मुगांव इसी पश्चिमी तट पर हैं। और यहाँ की नदियां भी अलग हैं। नर्मदा और तापी जैसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। हाँ, ये एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाती हैं। लेकिन डेल्टा और एस्चुरी में आसान भाषा में क्या फर्क है? ये अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि डेल्टा बनाने वाली नदी जैसे गंगा, वो समुद्र से मिलते मिलते थक जाती है और अपना सारा सामान, मतलब मिट्टी, गाद, किनारे पर ही छोड़ देती है। ठीक है। इससे एक नया जमीनी टुकड़ा बन जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और एस्चुरी? लेकिन पश्चिमी घाट से उतरने वाली नदी पूरी रफ्तार में होती है। वो कोई सामान जमा नहीं करती, सीधे समुद्र में छलांग लगा देती है। बस इसी तेज मिलन को एस्चुरी कहते हैं। क्या बढ़िया तरीके से समझाया है। चलिए अब इस पश्चिमी तट की यात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर करते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात का काठियावाड़ तट। हाँ, कच्छ के रण से लेकर दमन तक। इस इलाके में मांडो और गिरनार जैसी कुछ नीची पहाड़ियां दिख जाती हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ दो जगह खास ध्यान खींचती हैं।
एक है कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट कहते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट यानी? यहाँ जहाजों की आवाजाही ज्वार भाटे पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और दूसरी जगह है अलंग। अलंग, मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब है। ये नाम बिल्कुल सटीक है। गुजरात के भावनगर जिले में अलंग दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा? जी हाँ, दुनिया भर के विशालकाय जहाज जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए यहीं लाया जाता है। और ये नाम यूं ही नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं विवादास्पद उद्योग भी है। वो कैसे? एक तरफ तो ये हजारों लोगों को रोजगार देता है और स्टील को रिसाइकल करने का एक बड़ा केंद्र है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इस पर हमेशा गंभीर सवाल उठते रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारे तट सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों के भी केंद्र है। एकदम सही। वाकई ये तो एक अलग ही दुनिया है। खैर, काठियावाड़ से दक्षिण की ओर बढ़ें तो दमन से गोवा तक कोंकण तट आता है। हाँ, तो यहाँ की नदियां भी पश्चिमी घाट की ढलान की वजह से बहुत छोटी और तेज रफ्तार वाली ही होंगी। बिल्कुल, यहाँ आपको नर्मदा या तापी जैसी बड़ी नदियां नहीं मिलेंगी, बल्कि कई छोटी छोटी बरसाती नदियां हैं जो तेजी से अरब सागर में गिर जाती हैं, जैसे पिंजल, जुआरी और मांडवी। और बंदरगाह? लेकिन इस तट की असली पहचान, जैसा हमने पहले बात की, इसके बेहतरीन प्राकृतिक बंदरगाह हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इसी तट पर है। और नाहवा शेवा भी। हाँ, गोवा का मार्मुगांव पोर्ट और मुंबई के पास ही बना आधुनिक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नाहवा शेवा भी कहते हैं, वो भी यही है। और गोवा से आगे कर्नाटक के मंगलौर तक पहुंचते ही तट का नाम बदलकर कन्नड़ तट या केंद्रा तट हो जाता है। और मैंने पढ़ा है कि ये पश्चिमी तट का सबसे संकरा हिस्सा है। जी हाँ, इसकी चौड़ाई कहीं कहीं तो सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाती है। बस 8 किलोमीटर? हाँ, लेकिन संकरा होने के बावजूद ये इलाका बहुत खास है। यहीं पर शरावती नदी भारत का मशहूर जोग जलप्रपात बनाती है और ये पूरा क्षेत्र अपनी बागानी फसलों के लिए भी जाना जाता है। बागानी फसलें मतलब यहाँ के बागानों में काजू, सुपारी, कॉफी और काली मिर्च की जबरदस्त खेती होती है। अच्छा, और अब हम पश्चिमी तट के सबसे दक्षिणी हिस्से में पहुंच गए हैं, मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला मालाबार तट, जो मुख्य रूप से केरल में है। केरल का जिक्र आते ही बैकवाटर्स या कयाल की तस्वीरें जहन में आती हैं। ये दिखने में तो झीलों जैसी लगती हैं, पर ये बनती कैसे हैं? और ये सिर्फ केरल में ही इतनी ज्यादा क्यों मिलती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। कयाल असल में लगून या पश्च जल ही है। लगून होता क्या है कि समुद्र की लहरें अपने साथ रेत लाकर तट के समानांतर एक दीवार सी बना देती हैं। इस दीवार और जमीन के बीच में समुद्र का पानी फंस जाता है, जिससे खारे पानी की एक लंबी झील बन जाती है। अच्छा, इन्हें ही केरल में कयाल कहते हैं। केरल की वेमनाड और अष्टमुडी झीलें इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। और इन्हीं कयालों में वो मशहूर बोट रेस भी होती है। हाँ, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। आप कल्पना कीजिए, 100 फुट से भी लंबी सांप जैसी पतली नाव, जिसे स्नेक बोट कहते हैं। हाँ, स्नेक बोट। उस पर 100 लोग एक साथ पूरी ताकत से चप्पू चला रहे हैं और हजारों लोग किनारे पे शोर मचा लें। ये सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि केरल की संस्कृति और सामुदायिक भावना का एक अद्भुत नजारा है। वाह, मालाबार तट की एक और खासियत यहाँ मिलने वाली मोनोजाइट रेत है, जो थोरियम का स्रोत है ना? बिल्कुल, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, चीन का बड़ा शिपयार्ड भी इसी तट पर है, जिसे जापान की मदद से बनाया गया था। तो ये थी पश्चिमी तट की कहानी। अब अगर हम प्रायद्वीप के दूसरी तरफ चलें और बंगाल की खाड़ी के किनारे पहुंचें, तो हमें एक बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिलता है। पूर्वी तट की शख्सियत इससे एकदम जुदा है। एकदम जुदा? हाँ, और इसका मुख्य कारण है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव। ये पठार पश्चिम में ऊंचा और पूरब में नीचा है। अच्छा। इसी झुकाव के कारण महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी ज्यादातर बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अच्छा, तो लंबा रास्ता तय करने की वजह से ये अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी गाद लेकर आती होंगी और बड़े बड़े डेल्टा बनाती होंगी। बिल्कुल, और इन्हीं विशाल डेल्टाओं के आपस में मिल जाने से पूर्वी तटीय मैदान इतना चौड़ा हो गया है। मतलब ये पश्चिमी तट के उलट इमर्जेंट तट है। एकदम सही, यह एक उभरता हुआ तट है, इसीलिए ये कम कटा फटा है और यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह भी कम है।
तो चलिए इस चौड़े और उपजाऊ मैदान की यात्रा शुरू करते हैं। उत्तर में सबसे पहले ओडिशा का उत्कल तट आता है। हाँ, जो स्वर्णरेखा नदी से महानदी डेल्टा तक फैला है। इस तट की सबसे बड़ी पहचान है चिल्का झील। चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लागून झील है। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से हजारों मील का सफर तय करके प्रवासी पक्षी आते हैं, जो एक अद्भुत नजारा होता है। और यहाँ की रणनीतिक अहमियत भी तो है। पारादीप जैसा बड़ा बंदरगाह यही है और शायद मिसाइल टेस्टिंग भी इसी तट पर होती है। जी, यहीं पर अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। ओह हाँ, व्हीलर द्वीप। ये डीआरडीओ का मुख्य मिसाइल परीक्षण केंद्र है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन यहीं से करता है। तो एक तरफ प्रकृति तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। उत्कल तट से दक्षिण में चलें तो आंध्र तक आता है, जिसे उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। हाँ, इसका विस्तार चिल्का झील से पुलिकट झील तक है। इस तट पर भी दो बड़ी झीलें हैं, कोलेरू जो मीठे पानी की है और पुलिकट जो एक लैगून है। सही कहा, लेकिन इस तट का असली हीरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है और प्राकृतिक रूप से बहुत सुरक्षित है। वो डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी की वजह से ना? बिल्कुल, समुद्र से उठी एक विशाल पहाड़ी जो किसी डॉल्फिन की नाक जैसी दिखती है, इस बंदरगाह को सीधे समुद्री तूफानों से बचाती है। ये प्रकृति का एक बेहतरीन तोहफा है। और इसी तट पर एक और तकनीकी चमत्कार है, श्रीहरिकोटा द्वीप। इसरो का लॉन्च पैड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। पर रॉकेट लॉन्च के लिए यही जगह क्यों चुनी गई? इसके भी भौगोलिक कारण हैं। एक तो ये भूमध्य रेखा के करीब है, जिससे रॉकेट को पृथ्वी के घूर्णन का फायदा मिलता है और ईंधन बचता है। अच्छा। दूसरा, यहाँ से लॉन्च पूर्व दिशा में यानी समुद्र के ऊपर किया जाता है, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो मलबा आबादी वाले इलाके में न गिरे। क्या बात है। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। पूर्वी तट का सबसे दक्षिणी हिस्सा कोरोमंडल तट। ये पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक, ज्यादा तक तमिलनाडु में फैला है। और ये तट अपनी उपजाऊ जमीन के लिए मशहूर है। कावेरी नदी के विशाल डेल्टा के कारण इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। एक मिनट, मैंने पढ़ा है कि कोरोमंडल तट पर बारिश का पैटर्न बाकी भारत से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती, बल्कि लौटते हुए मानसून से होती है। ये कैसे होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प मौसमी घटना है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बाकी हिस्सों में बारिश करता है, तो ये तट रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा, मतलब वहाँ बारिश नहीं होती? नहीं, लेकिन जब मानसून अक्टूबर-नवंबर में वापस लौटता है, तो बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर उत्तर पूर्वी हवाओं के रूप में इस तट से टकराता है और जबरदस्त बारिश करता है। मतलब जब बाकी भारत में मौसम सूख रहा होता है, तब यहाँ बाढ़ के हालात होते हैं। बिल्कुल, ये वाकई अनोखी बात है। और बंदरगाहों के मामले में भी ये तट पीछे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। चेन्नई, जो मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब इंसानों ने बनाया है? जी। इसके अलावा इन्नौर, जिसे अब कामराजा पोर्ट कहते हैं, और दक्षिण में तूतीकोरन, जिसका आधिकारिक नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। ये तीनों बंदरगाह इस तट को पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारत के द्वीप। जी, द्वीप मतलब जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। हाँ, और भारत में आप मानिए लगभग 1256 द्वीप हैं। 1200 से भी ज्यादा। हाँ, लेकिन इन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ सकते हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और फिर कुछ और जरूरी द्वीप। अच्छा, और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये तो एक आर्क की तरह फैला हुआ है। भूगोल में इसे आर्कीपेलागो भी कहते हैं ना? बिल्कुल, आर्कीपेलागो। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ठीक है। तो अंडमान को समझने के लिए इसे भी कई हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, इसे हम 4 मुख्य भागों में देखते हैं। सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, फिर आता है मध्य अंडमान, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान और सबसे आखिर में एक छोटा सा द्वीप है लिटिल अंडमान। अच्छा, और मैंने सुना है कि हमारे उत्तरी अंडमान के ठीक ऊपर म्यांमार का कोको द्वीप है। जी बिल्कुल, और इन दोनों के बीच जो समुद्री रास्ता है उसे कोको चैनल कहते हैं। कोको चैनल। हाँ, ये चैनल उत्तरी अंडमान के लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है।
एक तरह की समुद्री सीमा है ये। और उत्तरी अंडमान में ही पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक। सही, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। 732 मीटर। और यहीं पर एक ज्वालामुखी भी है, नारकोडम द्वीप। हाँ, नारकोंडम द्वीप, पर वो एक सुप्त ज्वालामुखी है, मतलब सोया हुआ। सोया हुआ तो क्या कोई जागा हुआ, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी भी है भारत में? है, और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र? हाँ, और ये मध्य अंडमान के पास है। वैसे मध्य अंडमान की अपनी भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट डिओवोली। अच्छा, अब आते हैं दक्षिणी अंडमान पर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर तो यही है। जी, पोर्ट ब्लेयर, जिसका एक नया नाम भी अब चर्चा में है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। और यहाँ कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं, जो मुझे लगता है परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। 3 द्वीप हैं। पहला रॉस द्वीप, जिसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। नेताजी के नाम पर? जी। दूसरा है नील द्वीप, जिसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। और तीसरा हैवलॉक द्वीप, अब स्वराज द्वीप हो गया है। शहीद और स्वराज, ये नाम नेताजी ने ही दिए थे ना? बिल्कुल, 1943 में। तो ये एक तरह से उस ऐतिहासिक पल को सम्मान देना है। समझ गई। अच्छा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच भी तो एक समुद्री रास्ता है। हाँ, डंकन पास, ये भी काफी पूछा जाता है। डंकन पास। और फिर अंडमान के बाद निकोबार शुरू होता है। तो इन दोनों द्वीप समूहों को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। जी, ये चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार के पहले द्वीप यानी कार निकोबार के बीच में है। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा। बिल्कुल। निकोबार को भी क्या इसी तरह भागों में बांटा गया है? हाँ, इसे भी 3 हिस्सों में देखते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है। और यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। जी, वही, भारत का अंतिम छोर। चलिए अब लक्षद्वीप देखते हैं। जी। द्वीप समूह, ये तो अरब सागर में है। हाँ, बंगाल की खाड़ी से दूसरी तरफ। और इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? इनका निर्माण ये हिमालय या ज्वालामुखी से नहीं बने, बल्कि प्रवाल भित्तियों मतलब कोरल रीफ से बने हैं। कोरल रीफ से मतलब समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे से? बिल्कुल, ये प्रकृति का एक अजूबा है। तो लक्षद्वीप में करीब 36 द्वीप हैं। और इसे भी समूहों में बांटा गया है। जी, 3 मुख्य समूह हैं। सबसे उत्तर में अमिनी दीवी, बीच में लक्कादीव और दक्षिण में मिनिकॉय। अच्छा, यहाँ परीक्षा के हिसाब से कौन से द्वीप सबसे जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो कवरत्ती, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती। फिर अगाती, जहाँ लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है। तो मतलब एंट्री पॉइंट यही हुआ। हाँ। फिर है एंड्रॉट, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और बिट्रा, जो यहाँ का सबसे छोटा बसा हुआ द्वीप है। सबसे बड़ा एंड्रॉट और सबसे छोटा बिट्रा। यहाँ भी चैनलों से जुड़े सवाल आते होंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ 2 प्रमुख चैनल हैं। एक है 9 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को बाकी द्वीपों से? जी। और दूसरा है 8 डिग्री चैनल, जो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। ओहो, तो ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। बिल्कुल, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है। भारत के कुछ और भी महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो नदियों में या तटों के पास बने हैं। हाँ, सबसे पहले नदी द्वीपों की बात करते हैं। इसमें पहला और सबसे प्रसिद्ध है माजुली द्वीप। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। जी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इतना ही नहीं, इसे भारत का पहला द्वीप जिला भी घोषित किया गया है। एक पूरा जिला एक द्वीप पर? हाँ। दूसरा है मानधाता द्वीप। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है और इसका आकार ओम जैसा है ना? बिल्कुल, और प्रसिद्ध ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर इसी द्वीप पर हैं। अब जरा अरब सागर के तट पर कुछ द्वीपों को देखते हैं। ठीक है, इसमें सालसेट द्वीप बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप, इसी पर तो मुंबई और ठाणे बसे हैं। सही पकड़ा, भारत के 2 इतने बड़े शहर एक द्वीप पर हैं। और गोवा में? गोवा में तिसवाड़ी द्वीप है, जिस पर गोवा की राजधानी पणजी बसी है। पणजी। अच्छा, अब बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हैं। व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, ये ओडिशा तट पर है। और ये भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है। जी, हमारी सारी मिसाइलें यहीं से टेस्ट होती हैं।
और फिर आता है श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश के तट पर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। हाँ, यहीं से तो हमारे सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। बिल्कुल, चंद्रयान, मंगलयान सब यहीं से। अच्छा, एक और द्वीप है पंबन द्वीप, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। हाँ, पंबन द्वीप, इसी को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। रामेश्वरम द्वीप। और इसका जो सबसे दक्षिणी छोर है वो है धनुषकोडी। धनुषकोडी, जिसे राम सेतु का शुरुआती बिंदु माना जाता है। जी बिल्कुल, यहीं से राम सेतु की शुरुआत होती है। अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारतीय मरुस्थल। सबसे पहले ये समझते हैं कि मरुस्थल या रेगिस्तान का असल में मतलब क्या होता है। आमतौर पर तो बस रेत की टीले ही दिमाग में आते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो कोई भी ऐसा सूखा या अर्ध सूखा इलाका जहां साल भर में 25 सेंटीमीटर या कह लीजिए 10 इंच से कम बारिश होती है, उसे रेगिस्तान कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब सूखापन इसकी असली पहचान है, रेत होना जरूरी नहीं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि भारत में सिर्फ एक तरह का नहीं, बल्कि उत्पत्ति के आधार पर देखें तो 3 अलग-अलग तरह के मरुस्थल हैं। जी हाँ, और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला है गर्म और शुष्क रेगिस्तान, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है थार मरुस्थल। दूसरा है ठंडा रेगिस्तान, जैसे कि लद्दाख। और तीसरा है अर्ध शुष्क तटीय नमक दलदल, यानी कच्छ का रण। तो चलिए सबसे पहले भारत के सबसे मशहूर रेगिस्तान थार मरुस्थल से ही शुरू करते हैं। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। जी, और ये बहुत विशाल है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ, और इसका करीब 85% हिस्सा भारत में है और बाकी 15% पाकिस्तान में, जहां उसे चोलिस्तान मरुस्थल कहते हैं। अच्छा, और भारत में ये कहां तक फैला हुआ है? क्या ये सिर्फ राजस्थान में ही है? नहीं, इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% वो तो राजस्थान में ही है, लेकिन ये गुजरात के कच्छ, दक्षिणी पंजाब और उत्तर पश्चिमी हरियाणा तक भी फैला हुआ है। तो इसकी सीमाएं भी काफी दिलचस्प होंगी। बहुत। इसके पश्चिम में सिंधु नदी बहती है, पूर्व में अरावली की पूरी पर्वतमाला है और दक्षिण में कच्छ का रण इससे लगता है। यहाँ की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो वो कितनी खतरनाक होती है? यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। बारिश तो जैसा हमने कहा बहुत ही कम होती है, सिर्फ 10 से 25 सेंटीमीटर सालाना। और तापमान? तापमान में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। गर्मियों में ये 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री? जी, और सर्दियों में रातें उतनी ही ठंडी हो जाती हैं, तापमान 5 डिग्री तक भी गिर जाता है। और मैंने लू के बारे में सुना है, वो गर्म हवाएं और धूल भरी आंधियां भी तो यहीं चलती हैं। हाँ, लू तो बहुत आम है और कभी-कभी तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। ऐसे सूखे माहौल में पानी का क्या स्रोत है? क्या यहाँ कोई नदी है? यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। वो अरावली से निकलती है, लेकिन समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा, तो फिर वो जाती कहाँ है? वो कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है, मतलब रेगिस्तान में ही खो जाती है। इसीलिए इसे अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और झीलों का क्या? यहाँ की ज्यादातर झीलें खारे पानी की हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में प्लाया कहा जाता है। प्लाया? हाँ, सांभर झील और लून करनसर झील इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। थार में हवा से रेत की अलग अलग आकृतियां भी तो बनती हैं, जो मैंने सुना है परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हवा यहाँ एक मूर्तिकार की तरह काम करती है। जैसे बरखान होते हैं, जो आधे चांद के आकार के रेत के टीले होते हैं। अर्धचंद्राकार? जी। फिर अनुदैर्ध्य टीले होते हैं, जो हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। और एक सीफ भी होता है, जो लंबी और संकरी रेत की लकीरों जैसा दिखता है। वाह! अब यहाँ किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं? यहाँ जीरोफाइटिक या मरुद्भिद वनस्पतियां मिलती हैं, मतलब वो पौधे जो बहुत कम पानी में जिंदा रह सकते हैं। जैसे खेजड़ी, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष की है, बबूल है, कैक्टस है। और वन्य जीवों में आपको भारतीय जंगली गधा मिलेगा, ब्लैक बक मिलेगा और एक बहुत खास पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहीं पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो बहुत संकटग्रस्त प्रजाति है ना? हाँ, ये अत्यधिक संकटग्रस्त पक्षी है और थार इसका एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। यहाँ की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के बारे में भी कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। जी,
ये बात थार को बहुत अनोखा बनाती है। ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। सबसे ज्यादा? हाँ, यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 83 व्यक्ति रहते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन, ऊन उत्पादन और खनिजों पर निर्भर है। खनिज? रेत के नीचे? बिल्कुल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जिप्सम जैसे खनिज यहाँ पाए जाते हैं। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जिक्र करना भी जरूरी है। उसे तो थार की जीवन रेखा कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। उस नहर ने इस क्षेत्र में सिंचाई और बसावट को संभव बनाया है, जिससे यहाँ की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। तो थार की इस भीषण गर्मी को समझने के बाद अब अगला अध्याय देखते हैं, लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान। जी, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये महान हिमालय के भी पार है, जिसे हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहते हैं। और इसे ठंडा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? सूखा तो है, पर बारिश क्यों नहीं होती यहाँ? इसका कारण है हिमालय की ऊंचाई। लद्दाख जो है वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब मानसूनी हवाएं आती हैं तो हिमालय एक दीवार की तरह उन्हें रोक लेता है। सारी बारिश वो हिमालय के इस पार ही कर देती हैं। जब तक हवाएं हिमालय पार करके लद्दाख पहुंचती हैं, वो पूरी तरह सूखी हो चुकी होती हैं। अच्छा, तो हिमालय ही इसे सूखा रखता है। यहाँ की मुख्य भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं? यहाँ आपको पेंगोंग सो और सो मोरारी जैसी बहुत खूबसूरत लेकिन खारे पानी की झीलें मिलेंगी। और सियाचिन ग्लेशियर भी तो यही है। हाँ, सियाचिन जैसा विशाल ग्लेशियर भी इसी ठंडे रेगिस्तान का हिस्सा है। एक और खास बात है कि यहाँ हवा बहुत पतली होती है, जिसके कारण सूर्य की ऊष्मा बहुत ज्यादा तीव्र महसूस होती है। यहाँ कौन से जीव जंतु मिलते हैं जो इस ठंड को झेल सकें? यहाँ के जीव जंतु भी बहुत खास हैं। आपको याक मिलेंगे, बर्फीला तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड मिलेगा। स्नो लेपर्ड? जी, और जंगली भेड़ और तिब्बती एंटीलोप जिसे चिरू भी कहते हैं, वो भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ की संस्कृति भी बहुत अलग है, बहुत अलग। यहाँ चांगपा नाम की एक जनजाति रहती है जो पश्मीना बकरियों का पालन करती है। अच्छा, जिनसे वो मशहूर पश्मीना ऊन मिलता है। बिल्कुल। और ये भी जानना जरूरी है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वो भी यहीं लद्दाख में ही स्थित है। तो गर्म रेगिस्तान हो गया, ठंडा रेगिस्तान हो गया। अब हमारा अध्याय है कच्छ का रण, जो गुजरात में है। ये एक बहुत ही अनोखा भौगोलिक क्षेत्र है। हाँ, इसे तकनीकी रूप से पूर्ण रेगिस्तान नहीं माना जाता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शुष्क और कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो फिर ये है क्या? ये एक ज्वारीय मड फ्लैट है। आसान भाषा में कहें तो ये एक दलदली जमीन है जो कभी अरब सागर का हिस्सा हुआ करती थी। अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? शुष्क मौसम में यहाँ का पानी पूरी तरह सूख जाता है और पीछे रह जाती है नमक की एक सफेद परत। मतलब एक सफेद रेगिस्तान? बिल्कुल, मीलों तक फैली एक सफेद चादर। और इसीलिए ये क्षेत्र भारत में नमक उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वन्य जीवन के लिहाज से ये जगह कैसी है? आपको हैरानी होगी कि ये बंजर दिखने वाली जगह जीवन से भरपूर है। कच्छ का रण भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय जंगली गधा? हाँ, और ये जंगली गधों का दुनिया में एकमात्र निवास स्थान है। वाह! इसके अलावा यहाँ राजहंस यानी फ्लेमिंगो लाखों की संख्या में आते हैं और कई दूसरे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, दर्रे। तो शुरुआत देश के सबसे ऊपरी हिस्से से करते हैं। बिल्कुल। और जब लद्दाख की बात आती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम? हाँ, ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। और मतलब सालों तक हम सब यही पढ़ते आए हैं एनसीईआरटी में कि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हाँ, लगभग 5540 मीटर की ऊंचाई। ये आंकड़ा तो जैसे याद ही हो गया था। सही कहा, पर अब इसमें एक अपडेट है और वो बहुत जरूरी है। अच्छा? जी, नए आंकड़ों के हिसाब से अब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला? जी, ये भी लद्दाख में ही है। हाँ, ये भी लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई आप मानिए लगभग 5800 मीटर के करीब है। अरे वाह! और सिर्फ यही नहीं, इसके नाम एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वो क्या? दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क होने का, मतलब मोटरेबल रोड। ये तो कमाल की बात है। और इसे बनाया किसने होगा? ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। इसे बनाया है हमारे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने।
वो कमाल का काम करते हैं ऐसे मुश्किल इलाकों में। वाकई। अच्छा, ये तो हुई ऊंचाई की बात, पर कुछ दर्रे अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं, जैसे बुर्जिल दर्रा। बिल्कुल, बुर्जिल दर्रा या बुर्जिला दर्रा ये जम्मू और कश्मीर में है। और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है ना? ये श्रीनगर को गिलगित से, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का हिस्सा है। और एक और बहुत जरूरी दर्रा है जोजिला। हाँ, जोजिला, ये तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ये कश्मीर घाटी को मतलब श्रीनगर को सीधा लेह से जोड़ता है। अच्छा, इसीलिए इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बिल्कुल, ये जास्कर श्रेणी में है और सर्दियों में ये बंद हो जाता है भारी बर्फबारी की वजह से। मतलब ये दर्रे असल में किसी भी जगह की लाइफलाइन होते हैं। एकदम सही। और इसी का एक और उदाहरण है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जी। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। और सबसे खास बात, हमारी जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है वो इसी दर्रे पर है। अच्छा, जवाहर सुरंग यही है? इसी वजह से अब जम्मू श्रीनगर हाईवे लगभग पूरे साल खुला रहता है। बिल्कुल। तो ये तो हुई जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात। चलिए अब हिमाचल प्रदेश के दर्रों पर आते हैं। जी। यहाँ सबसे पहला नाम आता है शिपकिला दर्रे का। हाँ, शिपकिला, ये भी जास्कर श्रेणी में है और ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। पर इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है, जहाँ तक मुझे याद है। जी, और वो ये है कि सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा, और रोहतांग दर्रा, इसका नाम तो लगभग हर किसी ने सुना है। हाँ, वो तो है। मनाली ले जाने वालों का तो ये पसंदीदा रास्ता है। ये पीर पंजाल श्रेणी में है। और ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। जी। और अब तो यहाँ अटल सुरंग बन गई है, जिसे पहले रोहतांग सुरंग कहते थे। हाँ, उसकी वजह से तो अब लाहौल स्पीति का संपर्क साल भर बना रहता है। वरना पहले तो 6-7 महीने के लिए वो इलाका पूरी दुनिया से कट जाता था। सोचकर ही मुश्किल लगता है। बिल्कुल। फिर एक और अहम दर्रा है बारालाचा दर्रा। बारेलाचा। हाँ, ये हिमाचल के लाहौल को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। ये भी जास्कर श्रेणी में ही है। तो ये तीनों दर्रे मतलब बहुत ही अहम है हिमाचल के लिए। जी। अब हिमाचल से थोड़ा और पूर्व की ओर चलते हैं, उत्तराखंड की तरफ। यहाँ के दर्रों का नाम आते ही तीर्थ यात्रा का ख्याल आता है। सही कहा आपने। यहाँ के दर्रे जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक, ये सब उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। माना दर्रा तो बद्रीनाथ के पास है शायद। जी बिल्कुल। तीर्थयात्री और व्यापारी इसी रास्ते से तिब्बत जाते थे। और नीति दर्रा? नीति दर्रा कुमाऊं क्षेत्र में है। जी। ये भी तिब्बत को जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा आपने बताया लिपू लेक। इसका नाम तो हाल में कुछ विवादों में भी रहा है। हाँ, लिपू लेक दर्रा है, ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। पर भारत और नेपाल के बीच इसको लेकर कुछ सीमा विवाद रहा है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। जी। तो हिमालय के इस हिस्से से अब हम भारत के उत्तर पूर्वी कोने की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। उत्तर पूर्वी राज्यों के दर्रे। यहाँ तो माहौल एकदम बदल जाता है। शुरुआत सिक्किम से करते हैं। सिक्किम में 2 दर्रे बहुत अहम हैं। एक है नाथुला दर्रा। नाथुला, इसका नाम तो 1962 की लड़ाई के संदर्भ में बहुत सुना है। हाँ, इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिक्किम को तिब्बत की चुम्बी घाटी से जोड़ता है। और दूसरा है जेलेपला दर्रा। ये भी पूर्वी सिक्किम में है और सिक्किम को तिब्बत से ही जोड़ता है। ये दोनों ही भारत चीन व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, आप सिक्किम से और पूर्व में चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में भी कई दर्रे हैं, जैसे बोमडिला दर्रा। बोमडिला। हाँ, ये तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। और एक और दर्रा है जिसका जिक्र बहुत होता है, यांग्याप दर्रा। वो क्यों इतना खास है? वो इसलिए खास है क्योंकि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है। जी। इसके अलावा दिफू और लिखापानी दर्रे भी अरुणाचल में ही हैं। और अगर अरुणाचल से थोड़ा दक्षिण में देखें तो मणिपुर आता है। हाँ, और मणिपुर में है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा, ये भारत को किससे जोड़ता है? ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल को हमारे पूर्वी पड़ोसी म्यांमार से जोड़ता है। तो ये तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत जरूरी हुआ। बिल्कुल, ये भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जमीनी रास्ते से जोड़ने की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तो हुई उत्तर भारत और उत्तर पूर्व की बात, लेकिन दर्रे सिर्फ हिमालय में तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। यहाँ के दर्रे हिमालय के दर्रों से कैसे अलग हैं? देखिए, ये उतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन आर्थिक रूप से शायद उतने ही या उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। बिल्कुल।
थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोरघाट? भोरघाट मुंबई को पुणे और फिर आगे चेन्नई से। मतलब आप कह सकती हैं कि ये दोनों दर्रे मुंबई की जीवन रेखाएं हैं। सारा ट्रैफिक इन्हीं से होकर गुजरता है। सही बात है। और महाराष्ट्र से नीचे केरला की तरफ? केरल में 2 दर्रे बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला है पालघाट दर्रा। पालघाट? जी, ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और इसकी एक खासियत है। क्या? ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है और ये पश्चिमी घाट का सबसे चौड़ा दर्रा है, लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा। ओ, काफी चौड़ा है। जी, कोयम्बटूर और पल्लक्कड़ जैसे बड़े शहर इसी के पास हैं। और दूसरा दर्रा कौन सा है? दूसरा है शेनकोटा दर्रा। शेनकोटा? हाँ, ये केरल के कोलम जिले को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले